हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने बैकएंड में यूजर एपीआई के CRUD ऑपरेशन पूरे किए थे। आज के लेक्चर में हम वीट का यूज करके रिएक्ट ऐप बनाएंगे। इसके साथ ही फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एक्सॉस सेटअप करेंगे जिससे हम एपीआई कॉल ईजिली कर सकें। इसके अलावा कोर्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे ये काम करती हैं और इसकी कोडिंग हमको कैसे करनी है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिएक्ट ऐप बनाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में रिएक्ट क्या होता है। तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो फेसबुक ने बनाई है। अब इसे मेटा हैंडल करता है क्योंकि आपको पता है कि फेसबुक, इंस्टा सब कुछ मेटा हैंडल कर रहा है। और इसका यूज यूआई बनाने के लिए होता है। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, जो आप स्क्रीन में देखते हो। मतलब जैसे आप कोई एप्लीकेशन खोलते हो तो आपको स्क्रीन में जो भी ग्राफिक्स, जो भी चीज़ें दिखती हैं वो सब यूआई होता है। तो यूआई डेवलप करने के लिए हम रिएक्ट का यूज करते हैं। एंड रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो आपके पास Node.js होना चाहिए और npm इंस्टॉल होना चाहिए। तो Node.js क्या है? Node.js एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। मतलब Node.js एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपने जावास्क्रिप्ट कोड को ब्राउज़र से बाहर भी रन कर सकते हो। क्योंकि पहले टाइम पे जो जावास्क्रिप्ट होती थी केवल ब्राउज़र में ही चलती थी, ब्राउज़र में ही रन होती थी, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स। बट अब Node.js की वजह से आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ मैंने बताई कि npm को इंस्टॉल करना होता है। तो npm क्या होता है? तो npm एक पैकेज मैनेजर है, इसको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता, ये Node.js के साथ ही डाउनलोड होता है। इसमें लाखों प्री बिल्ड लाइब्रेरी एंड पैकेज अवेलेबल हैं जिन्हें आप इजीली अपने प्रोजेक्ट में इंजेक्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आप इसे ऐसे समझो जैसे जावा में मैविन होता है और पाइथन में पिप होता है, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट या आप बोलो Node.js में ये npm होता है। npm ही वो टूल होता है जिसके थ्रू हम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं, अपडेट करते हैं, मैनेज करते हैं। मतलब और सारी चीज़ें npm ही कर रहा होता है। तो इसलिए आपको npm इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप Node.js को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें npm इंस्टॉल कर लीजिए अपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। इसके अलावा आपके पास लास्ट चीज़ होनी चाहिए, एक कोड एडिटर। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा VS कोड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो ठीक है, Node.js है, npm है, बट रिएक्ट के लिए Node.js की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों चाहिए हमें Node.js? तो मैंने आपको बताया कि जो रिएक्ट है वो एक लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो npm के पैकेज के अंदर ही है। मतलब npm ही उसको हैंडल कर रहा होता है। तो npm आपको कहाँ से मिलेगा? npm मिलेगा जब आप Node.js को डाउनलोड करोगे। तो इसलिए अगर आप Node.js डाउनलोड नहीं करते हो तो आपको npm नहीं मिलेगा, और अगर npm नहीं मिला तो आप रिएक्ट पे डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारी चीज़ें रिएक्ट के अंदर npm ही संभालता है। npm एक मैनेजर होता है जो सारी चीज़ें हैंडल करता है। तो चलिए वीट के थ्रू एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये थ्योरिकल लेक्चर नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल लेक्चर है, बट फिर भी मैं इसमें वीट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वीट एक मॉडर्न फ्रंट एंड बिल्ड टूल है जो रिएक्ट के प्रोजेक्ट को तेजी से सेटअप और रन करने में हेल्प करता है। तो ये जो वीट है ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। पहले के टाइम भी यूज नहीं होता था, क्योंकि जब पहले रिएक्ट में काम होता था तो उस टाइम पे CRA यूज होता था। CRA मतलब क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि इसमें जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता था तो वो बहुत ही स्लो होता था, थोड़ा सा हैवी बिल्ड प्रोसेस भी होता था, और इसके अलावा ये जो बंडलर यूज करता था वो भी बहुत ओल्ड वर्जन के थे, ओल्ड वेब पैक बंडलर यूज करता था। तो इस वजह से मार्केट में वीट आया और आज के टाइम पे वीट ही ज़्यादा यूज हो रहा है। तो चलिए बनाते हैं एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट। तो उसके लिए आपको जाना होगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है। अब मुझे यहाँ पे किसी लोकेशन में जाना होगा, तो आप वो लोकेशन चूज करिए जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट रखना है, जो आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा, जहाँ आपको वो प्रोजेक्ट का फोल्डर रखना है, क्रिएट करना है, उसी फोल्डर में आपको यहाँ जाना है। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा इस रिएक्ट का फोल्डर बने, जिसके अंदर मैं सारा काम करूँगा, वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर बने। तो इसके लिए आप डालोगे यहाँ पे CD डॉक्यूमेंट्स, इसको एंटर करिए। ये आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गए। अब आपको यहाँ पे बनाना है प्रोजेक्ट। तो आपको कमांड लिखना है npm create वीट एट लेटेस्ट। इसके बाद देना है आपको प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे हम नाम देते हैं ब्लॉग हाइफन फ्रंट एंड।
अब यहाँ पे देना है आपको टेम्पलेट। किसका टेम्पलेट चाहिए? तो हमें रिएक्ट का टेम्पलेट चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टेम्पलेट रिएक्ट, इसको करिए एंटर। तो इस तरह की आपके पास 3 कमांड आ जाएंगी। तो आपको ये तीनों कमांड यूज करके अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें जाना है उस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपने अभी क्रिएट किया है। तो हमने जो प्रोजेक्ट का नाम दिया है वो है ब्लॉग फ्रंट एंड। तो इसमें आपको अभी डालना है CD ब्लॉग फ्रंट एंड। तो इसको करते हैं हम कॉपी, Ctrl+C और इधर कर दीजिए पेस्ट और एंटर। तो इधर हम आ गए ब्लॉग फ्रंट एंड के अंदर। अब यहाँ पे आपको डालनी है दूसरी कमांड npm install। तो इसको करिए कॉपी और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। तो ये आपका इंस्टॉल होने लग गया npm। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब हमें तीसरी कमांड डालनी है जो फाइनली अपने प्रोजेक्ट को सर्वर में रन करेगा। तो इसको करते हैं कॉपी, Ctrl+C एंड यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो इसने हमको एक URL दिया है, इस URL को करिए कॉपी, Ctrl+C और जाइए अपने ब्राउज़र में और वहाँ पे करिए इसको हिट। तो आपका जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो ब्राउज़र में शो होने लग जाएगा। तो हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में, ये हमारा ब्राउज़र खुल गया, इसमें हम करेंगे पेस्ट और इंटर। तो इस तरीके का आपको अपना प्रोजेक्ट दिखेगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई हैं। अभी हमने कुछ यहाँ पे कस्टमाइज़ नहीं किया है, इस वजह से इस तरह का दिख रहा है। जब आप अपने एप्लीकेशन के हिसाब से कोड डालोगे, यहाँ पे HTML डालोगे या JSX डालोगे, तो उसमें जैसा आप डालोगे उस तरह का आपको दिखेगा। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने जो कमांड डाली हुई थी सबसे पहले, ये मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ कि ये क्या डाला है हमने, इसका क्या मतलब होता है। तो इसमें जो हमने डाला है npm create wait at latest, तो इसका मतलब क्या होता है? ये कमांड रिएक्ट प्रोजेक्ट को वेट के साथ सेटअप करने के लिए होती है। npm create wait at latest, इसका मतलब होता है कि आप npm से कह रहे हो कि वेट का एक लेटेस्ट वर्जन यूज करके एक नया प्रोजेक्ट बनाओ। इसके बाद आपने यूज किया है ब्लॉग फ्रंट एंड। तो आपने बोला है कि प्रोजेक्ट तो बनाना है बट उसका जो नाम रखोगे आप वो होगा ब्लॉग फ्रंट एंड। तो ये ब्लॉग फ्रंट एंड आपकी जो मेन डायरेक्टरी है जिसमें आप हो अभी, मतलब आप अभी डॉक्यूमेंट में हो, तो उसमें आपको इस नाम का एक फोल्डर बना देगा और इसी के अंदर जो रिएक्ट प्रोजेक्ट है उसकी सारी फाइल्स होंगी। इसके बाद लगाया है हाइफन हाइफन, इसका मतलब होता है कि जो आगे का कमांड है वो npm के लिए नहीं है, वो वेट के लिए है। इसके बाद स्पेस के बाद फिर से हमने हाइफन हाइफन टेम्पलेट दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे वेट को बताया जा रहा है कि जो टेम्पलेट चाहिए हमें वो रिएक्ट का चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो कि आपका जो ब्लॉग फ्रंट एंड फोल्डर बन के रेडी हुआ है उसके अंदर आप जाते हो, मतलब आप CD ब्लॉग फ्रंट एंड करके इस ब्लॉग फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर चले जाते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, और इसके अंदर फिर आप npm इंस्टॉल करते हो। तो जैसे आप npm इंस्टॉल कमांड चलाते हो तो इससे होता ही है कि जो भी आपके प्रोजेक्ट के लिए डिपेंडेंसी रिक्वायर होती हैं, मतलब रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो डिपेंडेंसीज लगती हैं, उन सारी डिपेंडेंसीज को प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर होता है नोड मॉड्यूल्स, उस फोल्डर के अंदर सारी की सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाती हैं। इसका मतलब है बिना npm इंस्टॉल किए आप अपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो सारी की सारी डिपेंडेंसी चाहिए किसी भी रिएक्ट के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उसको रन करने के लिए, वो सारी npm के थ्रू मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको npm इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आपका npm इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद आपको कमांड डालनी होती है npm run dev। तो ये कमांड आपके रिएक्ट ऐप को डेवलपमेंट मोड पे रन कर देता है। इसके लिए जो अपने पास वेट है वो लोकल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर देता है, जिसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 5173 और उसका एक URL देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो वेट होता है वो कौन सा सर्वर यूज करता है, मतलब कौन सा सर्वर स्टार्ट करता है जिस सर्वर पे आपका ये एप्लीकेशन दिख रहा होता है। तो जो वेट है, वेट 2 तरह की चीज़ें यूज करता है, एक तो कोआ यूज करता है और दूसरा ES बिल्ड, मतलब ये प्योर Node.js पर बना लाइट वेट सर्वर यूज करता है जो कि पोर्ट 5173 पर फाइल सर्व करता है। तो अब यहाँ पे इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि अच्छा ठीक है, ये कोआ और ES बिल्ड यूज करता है, बट क्या प्रोडक्शन में भी यही यूज होता है? तो नहीं, प्रोडक्शन में ये नहीं यूज होता है। वेट आउटपुट देता है तो उसमें स्टैटिक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट होती है, तो इस वजह से जो भी बिल्ड फाइल बनती है वो किसी भी सर्वर में रन हो जाती है।
अब हमारा प्रोजेक्ट तो बन गया है, बट हमें अपने प्रोजेक्ट को जैसा इसने डिफ़ॉल्ट खोला है ब्राउज़र में इस तरह का तो चाहिए नहीं, हमें कुछ इसमें चेंज करने हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसा हमारा एप्लीकेशन है, तो हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो एक ब्लॉग एप्लीकेशन है, तो ब्लॉग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम उसमें फ्रंट एंड के लिए कोड करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए एक कोड एडिटर। तो हम जो यहाँ पे कोड एडिटर यूज कर रहे हैं वो है VS कोड। तो चलते हैं अपने VS कोड में। तो ये है हमारा VS कोड। अब यहाँ पे हमको उस फोल्डर को लाना है जो हमने कमांड के थ्रू क्रिएट किया था। तो उसके लिए हम जाएंगे फाइल में। अब यहाँ पे आपको ओपन फोल्डर करना है, तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करिए, इसको कर दीजिए यस। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट आ गया है। इसमें सारी फाइल आ गई हैं। जो भी डिपेंडेंसीज की ज़रूरत थी वो npm ने ऑलरेडी ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर दी हैं। अब हमारा जो यहाँ पे मेन काम है वो है सोर्स में। तो सोर्स को क्लिक करिए, तो इधर आपको बहुत सारी फाइल्स दिख रही हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार बता दूं, तो जब आपका ये एप्लीकेशन रन होता है तो जो ब्राउज़र में आपको दिखता है वो सबसे पहले आपका इंडेक्स पेज दिखता है। इंडेक्स पेज इंटरनली हिट करता है app.jsx को, और app.jsx कन्वर्ट होती है app.js में, और वही आपको दिखती है फ्रंट एंड में। बट यहाँ पे कुछ भी चेंज करने से पहले और डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम एक्सियोस को डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब अगर आप इस फ्रंट एंड प्रोजेक्ट के थ्रू, मतलब रिएक्ट प्रोजेक्ट के थ्रू अपने स्प्रिंग बूट के API के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, जैसे डेटा फैच करना, डेटा भेजना, अपडेट करना, डिलीट करना, कुछ भी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए एक्सोस यूज होता है। मतलब ये सारे काम एक्सोस ईजी कर देता है। तो एक्सोस भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट लाइब्रेरी है, क्योंकि इससे पहले जो यूज होता था वो फैच होता था, बट फैच में सारी चीज़ें हमें खुद से करनी पड़ती थी। बट एक्सोस के आने से ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें कर देता है, बहुत सारा काम हमारा ऑटोमेटिक कर देता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट ईजी हो जाता है। तो इस वजह से हम इस एक्सोस का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा टर्मिनल। टर्मिनल में जाके आपको न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ चेक कर लेना है कि जो आपका यहाँ टर्मिनल खुल रहा है उसका जो पाथ है वो आपका ब्लॉग फ्रंट एंड के अंदर ही होना चाहिए। तो ब्लॉग फ्रंट एंड है, तो यहाँ पे आपको एक कमांड देनी है जिसके थ्रू आप एक्सियोस को इंस्टॉल करोगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखोगे npm इंस्टॉल एक्सोस। अब इस कमांड को करिए हिट। तो ये आपका इंस्टॉल होने लग गया। जस्ट 1 से 2 सेकंड लगेंगे, ये आपका इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब हम अपनी API का बेस URL सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए जाएंगे हम अपने सोर्स फोल्डर में, और इसमें करिए आप राइट क्लिक, और यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू फाइल। न्यू फाइल में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फाइल का नेम देना है। तो मैं यहाँ पे जो फाइल बना रहा हूँ उस फाइल का नाम है api.js। तो api.js डाल दिया मैंने। तो जैसे ही आपका ये api.js बनता है, आपके लिए एक यहाँ पे पेज खोल के आ जाएगा api.js का। अब इसमें आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, हमारा जो API का बेस URL है उसको सेट करना है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तरीका जो यूज होता रहा पहले, उसमें क्या होता था कि हम exos.get का यूज करते थे, और ये हमें बार बार करना पड़ता था जहाँ भी हमें API का यूज करना है। बट अब क्या होता है कि इसमें हम एक बेस URL डाल देते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं exos.create, जिससे हमें बार बार URL डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो हमारा कोड रिपीट हो रहा होता है तो वो कोड रिपीटेशन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे exos, इसको कर लेते हैं import। इसमें एक मेथड होता है .create। इसके अंदर हमें देना होता है बेस URL। तो इसके अंदर लिखिए बेस URL, और यहाँ पे डालना है आपको अपने API का बेस URL। आपको लिखना है http://localhost:8082। यहाँ पे हम 8082 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है वो 8082 में ही रन हो रहा है। और इसके बाद हमें लिखना है जो हमने रिक्वेस्ट मैपिंग में URL दिया था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने रिक्वेस्ट मैपिंग में URL कौन सा दिया था। यहाँ पे पड़ा हुआ है /API/user। तो इसी को करते हैं कॉपी, Ctrl+C, और इसी को जाके बेस URL में पेस्ट कर देंगे। यहाँ आएंगे और इसको कर देंगे पेस्ट। तो ये हमारा बेस URL लग गया है। अब इसको कर देते हैं सेव।
तो ये access डॉट क्रिएट क्या करेगा, ये एक कस्टम इंस्टेंस बनाएगा जिसमें कि कॉमन कॉन्फ़िगरेशन सेट होती है। जैसे कि आपको बेस यूआरएल देना है तो बेस यूआरएल दे दीजिए, और अगर आपको हेडर्स देने हैं तो आप हेडर्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दे सकते हो। एंड ये बेस यूआरएल क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि सभी रिक्वेस्ट इसी बेस यूआरएल से ही स्टार्ट होंगी। अब इसने जो कस्टम एक्सॉस इंस्टेंस बनाया हुआ है उसको रख लेते हैं हम किसी वेरिएबल में। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्स्ट और इसका नाम देते हैं एपीआई। अब इस एपीआई को हमें इंपोर्ट भी करना है काफ़ी जगह, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट से क्या होगा, अगर इस एपीआई को हमें कहीं पे भी इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कर पाएंगे। इसको करते हैं सेव। अब हमने यहाँ पे रिएक्ट को तो बता दिया कि आपको जिस एपीआई को इंटरेक्ट करना है, जिस एपीआई से इंटरेक्ट होना है उसका बेस यूआरएल क्या है, बट स्प्रिंग बूट को अभी पता नहीं है कि कौन सा फ्रंट एंड हमसे कनेक्ट होगा। तो उसके लिए वहाँ पे भी हमें बताना पड़ेगा। उसके लिए हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा और इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन को ही बोलते हैं कोर्स। तो अगर आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं देते हो अपने स्प्रिंग बूट में तो आपको आ जाएगी एक कोर्स एरर। तो ये कोर्स क्या होता है, कोर्स का फुल फॉर्म होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। मतलब जब एक वेब पेज किसी डिफरेंट डोमेन या सर्वर से डेटा मांगता है तो उसे अलाउ करना पड़ता है, मतलब उस बैकएंड को अलाउ करना पड़ता है कि हमें डेटा देना है कि नहीं देना है, इस फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करना है जहां से रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं करना है। उसके लिए एक रूल होता है और उसी रूल को कोर्स कहते हैं। अब मैंने बताया कि जो इसका फुल फॉर्म है वो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। तो ओरिजिन का क्या मतलब है, ओरिजिन का मतलब होता है आपके सर्वर का पाथ। जैसे आपका रिएक्ट वीट ऐप का ओरिजिन है http://localhost:5173 और स्प्रिंग बूट एपीआई का ओरिजिन है http://localhost:8082। तो ये होते हैं ओरिजिन। तो जब डिफरेंट टाइप के ओरिजिन को कोई रिसोर्स शेयर करना होता है, मतलब डेटा शेयर करना होता है, तो उसके लिए एक रूल होता है, उसको बोलते हैं कोर्स। तो इसके लिए जो भी हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में। तो हम चलते हैं अपने स्प्रिंग बूट में। अब यहाँ पे जो आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन देनी है वो आप दे सकते हो अपने कॉन्फ़िगरेशन क्लास में, बट यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन क्लास यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास दूसरा रास्ता है कि जो हमारी मेन क्लास है ब्लॉग एप्लीकेशन करके, जो हमारी मेन क्लास है, तो हम इसमें बनाते हैं एक मेथड के लिखिए आप पब्लिक। इसके बाद यहाँ पे एक इंटरफेस की जरूरत पड़ती है वेब एमवीसी कॉन्फ़िगरर। तो यहाँ पे लिखेंगे वेब एमवीसी कॉन्फ़िगरर, उसी को यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है। ये आपका एनोटेशन डॉट वेब एमवीसी कॉन्फ़िगरर यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। अब इस मेथड का दीजिए नाम, यहाँ लिखिए कोर्स कॉन्फ़िगरर, यहाँ लगाइए ब्रैकेट और ये है मेथड की बॉडी। अब यहाँ पे इस वेब एमवीसी कॉन्फ़िगरर को रिटर्न करना है, मतलब हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न न्यू। अब न्यू के बाद हमें एक क्लास चाहिए जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी, बट यहाँ पे कोई क्लास नहीं है। ये वेब एमवीसी कॉन्फ़िगरर एक इंटरफेस है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक अलग क्लास बनाने से अच्छा है हम एक अनोनिमस क्लास बना लेते हैं और उसको डायरेक्ट यहाँ पे पास कर देते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे वेब एमवीसी कॉन्फ़िगरर। अब इसके पास एक मेथड है ऐड कोर्स मैपिंग, तो उसी को यहाँ पे ओवरराइड कर लेते हैं। तो पब्लिक वॉइड ऐड कोर्स मैपिंग, और इसको चाहिए होता है कोर्स रजिस्ट्री। तो हम लिखेंगे कोर्स रजिस्ट्री। इसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं रजिस्ट्री। इस कोर्स रजिस्ट्री को भी इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी इंपोर्ट हो गई है कोर्स रजिस्ट्री। इसके बाद यहाँ पे बनाते हैं मेथड की बॉडी। अब इस कोर्स रजिस्ट्री के पास एक मेथड होता है ऐड मैपिंग, तो उस ऐड मैपिंग को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्ट्री डॉट ऐड मैपिंग। अब ये ऐड मैपिंग क्या करेगा, जो भी बैकएंड में एंड पॉइंट्स हैं, मतलब जो भी हमने एंड पॉइंट्स बनाए हुए हैं एपीआई को एक्सेस करने के लिए, उन सारे एंड पॉइंट को अलाउ कर देगा। तो सारे एंड पॉइंट को अलाउ करने के लिए आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा /abstract। इसके बाद बताना होता है कि जो आपने ये सारे एंड पॉइंट अलाउ किए हैं वो किस ओरिजिन के लिए किए हैं। तो उसके लिए आपको डालना होगा डॉट अलाउड ओरिजिन।
अब अलाउड ओरिजिन में आपको डालना होता है उस ओरिजिन का नाम, जिसके लिए आपको ये सारे एंड पॉइंट अलाउ करने हैं। तो फ्रंट एंड रन हो रहा है http://localhost:5173, इसमें लगाइए सेमीकोलन। ये आपका परफेक्टली हो गया। तो यहाँ पे जो वेब MVC कॉन्फ़िगरर है ये स्प्रिंग का एक इंटरफेस है जो वेब कॉन्फ़िगरेशन को कस्टमाइज करने का काम करता है। तो वेब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसे कोर्स है, इंटरसेप्टर है, व्यू रिजॉल्वर है, तो इनको कस्टमाइज करने का काम करता है ये। अब यहाँ पे हमें स्प्रिंग को बताना होगा कि ये जो मेथड है ये एक बीन रिटर्न कर रहा है और इसको क्या करना है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर करना है आपको। उसके लिए यहाँ पे हमें एक एनोटेशन बताना होता है @bean। इस @bean को लगाते ही स्प्रिंग समझ जाएगा कि इस बीन को मुझे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर करना है। अभी हमारे दोनों काम कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जाएंगे अपने रिएक्ट में और वहाँ पे एक बनाएंगे UI। अब यहाँ पे UI बनाने के लिए आपको जाना है अपने app.jsx में, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट कोड है जिससे कि आपका वो डिफ़ॉल्ट पेज खुलता है, तो इसको कर देते हैं क्लीन। अब हम यहाँ पे अपना कोड डालेंगे। उसके लिए यहाँ पे बनाते हैं एक फंक्शन का नाम देते हैं ऐप। इस ऐप में कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं। अब इसकी बनाते हैं बॉडी और यहाँ पे हम जो भी रिटर्न करेंगे वो चीज़ हमें ब्राउज़र में दिखेगी। तो यहाँ पे हम करते हैं रिटर्न और यहाँ पे लगाते हैं ब्रेसेस। हम ब्रेसेस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर हमें एक लाइन लिखनी होती तो हम बिना ब्रेसेस के लगा देते हैं, बट यहाँ पे मल्टीपल लाइन है क्योंकि जो हमारा HTML है वो काफ़ी बड़ा HTML हो सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्रेसेस लगा देते हैं जिससे कि पूरा के पूरा कोड रिटर्न हो सके। तो इसमें हम देते हैं एक div। तो div के लिए यहाँ पे टैग लगाएंगे div। इसके अंदर देते हैं एक हेडिंग, तो H1 दे देते हैं यहाँ पे और इसमें लिखते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। इसके बाद देते हैं एक पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए P यूज करते हैं और इसमें लिखते हैं UI फॉर यूजर पेज। इसको करते हैं सेव। अब हमें अगर इसको इंपोर्ट करना है कहीं पे तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट और ये जो एक्सपोर्ट है वो डिफ़ॉल्ट टाइप का होगा, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिख दिया। तो ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, यहाँ पे देखो दो तरह के एक्सपोर्ट होते हैं, एक आपका डिफ़ॉल्ट और एक होता है विदाउट डिफ़ॉल्ट। तो आपको डिफ़ॉल्ट तब यूज करना है जब आप एक ही कंपोनेंट यूज कर रहे हो, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ ऐप को यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो इस ऐप की जगह हम कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। बट एक होता है नेमिंग एक्सपोर्ट, तो उसमें आपको उसी नेम से ही इंपोर्ट करना है जिस नेम से उसको डिफाइन किया गया है। अब हम फ्रंट एंड एंड बैक एंड को स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए कमांड होती है npm run dev इंटर। ये हमारा बोल रहा है कि आप इस URL के थ्रू इसको स्टार्ट कर सकते हो, तो इसको करते हैं कॉपी। अब जाएंगे हम अपने ब्राउज़र में, इसमें करिए इंटर। तो हमारा दिस इज़ माय फर्स्ट पेज यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया जैसा कि आपने लिखा था, और उसके बाद जो आपने पैराग्राफ लिखा था वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो आपका सक्सेसफुली सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आज के लेक्चर में आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो हमने बैकएंड में APIs बनाई थी, जो हमने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, तो उनको हमने पहले पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट कर लिया था। अब हम बैकएंड के थ्रू उनको हिट करेंगे और जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम इसी पेज में शो कराएंगे। तो अब अगर इस लेक्चर में कोई डाउट है, कोई टर्म्स या कीवर्ड आपको समझ में नहीं आया है जो हमने इस लेक्चर में यूज किया है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक करिए, और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।